नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 13 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में जो इश्यूज हैं उनमें एक तो ये कि अभी ज्ञानवापी मॉस्क में जो वर्शिप को लेकर के मुद्दा अभी चल रहा था, तो वाराणसी कोर्ट ने ये अपनी तरफ से कह दिया कि अब लीगल प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट हो जाएगी 22 सितंबर से। ठीक है, जिसमें ये देखा जाएगा कि माँ श्रृंगार गौरी का जो टेम्पल है ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स में ही, वहाँ पे वर्शिप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और इसके क्या क्या मायने हैं अलग अलग एक्ट्स के एंगल में हम समझेंगे इन चीज़ों को। दो आर्टिकल से दोनों को कंबाइन करेंगे। और एक आर्टिकल हमारा है कि यूक्रेन जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है तो उसके क्या मायने हैं अभी, क्योंकि रशिया भी है, वो भी विड्रॉ करने के मूड में है, और विड्रॉ करने के चक्कर में क्या रशिया हार मान रहा है और इसके क्या असर पड़ेंगे हमारे ऊपर, वो जानेंगे। तो ये दो इश्यूज हैं, दो आज देखेंगे, और एक जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला आर्टिकल है वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, लॉ एंड पॉलिटिक्स। देखो, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वर्डिक्ट आई है। वर्डिक्ट तो क्या मतलब, अपनी तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि अब वो पिटिशन की सुनवाई करेगा, जिसमें ये मांग की जा रही है कि ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स में माँ श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वहाँ पे पूजा अलाउ कर दी जाए। अब देखने वाली बात यह है कि अब इसमें 3 एक्ट्स अवेलेबल हैं। उन एक्ट्स के प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करना होगा। पहला तो है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 1991, एक है द वक्फ एक्ट ऑफ 1995, और तीसरा है यूपी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑफ 1983। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि मुद्दा जो उठाया जा रहा है ना, वो ये नहीं है कि ज्ञानवापी मॉस्क को कन्वर्ट किया जाएगा टेम्पल में। मुद्दा है यहाँ पर पूजा करने से रिलेटेड, वर्शिप करने से रिलेटेड। और इसी पॉइंट को हाईलाइट करते हुए वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के जो जज हैं, जिन्होंने ये प्रोविज़न अभी डाला है, जो अनाउंस किया है, जो अपनी तरफ से जजमेंट दिया है कि हाँ जी हियरिंग होगी इस पर, जिनका नाम है अजय कृष्ण विश्वेशा। तो इनका ये कहना है कि मुद्दा यहाँ पर कन्वर्जन से रिलेटेड नहीं है कि हाँ जी टेम्पल को, मतलब मॉस्क को डिमोलिश किया जाएगा या फिर उसको टेम्पल में कन्वर्ट किया जाएगा, वो अलग एस्पेक्ट है। हमारा एस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि माँ श्रृंगार गौरी की यहाँ पे वर्शिप अलाउ कर दी जाए। ठीक है, अब ये जो लेजिस्लेशन की हम बात करें, कौन सा, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 है, इस एक्ट को कब लाया गया था, 1991 में कब लाया गया था। ये परिस्थितियां वो थी जब राम जन्मभूमि एजिटेशन चल रहा था, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, और ये सारा मुद्दा बहुत पीक पे चल रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पर ये प्रोविज़न इसलिए लाया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो भी परिस्थिति थी किसी भी रिलीजियस प्लेस की, छोड़ करके राम मंदिर को, वो एज इट इज मेंटेन रहेंगी, उन पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कुल मिलाकर के ये प्रोविजन क्या था कि जो परिस्थितियां राम मंदिर को लेकर के इश्यूज क्रिएट कर पाई थी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई, उस वजह से उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, इसमें बेसिकली हर एक धर्म के लिए ऐसी की ऐसी बात बोली गई थी। तो सेक्युलरिज्म को भी प्रमोट करने का एक पॉइंट था। तो राम जन्मभूमि में जो एजिटेशन था, उस एजिटेशन का कोई साइड इफेक्ट ना देखने को मिले बाकी रिलीजियस प्लेसेस पे, क्योंकि एक तरीके से फिर इम्पल्स की तरह काम कर देता है, एक ट्रिगर की तरह काम कर देता है कि हाँ जी एक मॉस्क को आपने टेम्पल में कन्वर्ट करा लिया तो फिर बाद में बैक टू बैक डिमांड्स होने लग जाती हैं, क्योंकि हम एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था 1991 में। पर सवाल ये है कि ये जो प्रोविज़न था, कौन सा, 1991 का ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये किससे रिलेटेड था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, कि हाँ जी इसको टेम्पल में कन्वर्ट किया जाएगा, मॉस्क कंटिन्यू रहेगी वो। पर सवाल अभी किस चीज़ का आ रहा है, राइट टू वर्शिप, और ये एक सिविल राइट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एंटरटेन किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो एक्ट का प्रोविज़न है, इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हुए, और जज साहब ने ये कह दिया कि जी मॉस्क को टेम्पल में कन्वर्ट करने का तो नौबत है ही नहीं ना, हम कॉम्प्लेक्स को, ऐसा तो है नहीं कि ऑनरशिप का मुद्दा लेकर के कहीं कुछ कन्वर्जन कर रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है कि वर्शिप अलाउ कर दी जाए। ठीक है, अब देखो मॉस्क कमिटी जो है, उन्होंने अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में करनी है। अब वो हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी एक पिटिशन लगी हुई है। कल परसों हमने देखी थी जो न्यूज़पेपर वाला सेक्शन था उसमें
कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 को रिव्यू करने के लिए एक पिटिशन डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में। ये अलग केस है, ठीक है। उसमें क्या देखा जाएगा कि 1991 का जो एक्ट है जिसके बेसिस पे ये लिखा गया है कि राम मंदिर को छोड़ दो, बाकी जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी कंडीशन 15 अगस्त 1947 को जो थी वो एज इट इज मेंटेन रहेगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और सवाल ये है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस बेसिस पे ये कहा गया है पिटिशनर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ, ये अलग केस है रिव्यू करने की, है ना। ये ज्ञानवापी मॉस्क वाला एक बार होल्ड पे छोड़ दिया अपन ने। अब हम बात कर रहे हैं कि इस एक्ट को क्या लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या बात चल रही है। अभी तक अपील नहीं की है मॉस्क कमेटी ने, अपील करेंगे तो वो अलग केस हो जाएगा, राइट। फिर बाद में हो सकता है कंबाइन कर ले सुप्रीम कोर्ट। पर पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 को रिव्यू करने के लिए एक पिटिशन डाली हुई है और ये कहा गया है उस पिटिशन में कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपना ओपिनियन देता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन गया अपने आप में देखा जाए तो। इसके अलावा देखा जाए तो इस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का पॉइंट तो इधर आ ही गया, और दूसरी तरफ इधर देखा जाए तो ये ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर के जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि जिसमें अब राइट टू वर्शिप को लेकर के लीगल हियरिंग 22 सितंबर से शुरू होने वाली है, तो वो एक पॉइंट और बन गया। तो कुल मिलाकर के ये इश्यूज जो है ना वो क्लब होने के चांसेस पूरे लग रहे हैं। यहां पर हर एक चीज में इन्वॉल्वमेंट आ रहा है किसका? जुडिशरी का। और एडिटर एक ही चीज बोल रहे हैं कि ये मुद्दा है ना, ये पॉलिटिक्स का है, सोसाइटी का है, ना कि कानून से संबंधित है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एक तरीके का माहौल बना हुआ है वो बन रहा है श्राइन पॉलिटिक्स का, मतलब अपनी रिलीजियस प्लेसेस को इनको सिंबल के तौर पे दिखाओ और अपनी राजनीति करो। इसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिर चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो। अब देखो अयोध्या वाला मुद्दा था, उसको तो इस रिलीजियस प्लेसेस वाली ये जो वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991, इससे एक्सक्लूड कर दिया था। पर काशी, मथुरा और बाकी जो जितने भी थे वो तो इंक्लूडेड थे ना। पर पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि एक नेशनहुड, एक नैरेटिव चल रहा है। वो नैरेटिव क्या चल रहा है? एक तो नेशनहुडनेस का कि हाँ जी हम एक राष्ट्र हैं, राष्ट्र में लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। केवल एक ज़मीन होती है ना, ज़मीन का टुकड़ा, उसको तो कंट्री बोल देते हो। जब नेशन की बात आती है तो लोग भी आ गए, लैंग्वेज भी आ गई, कल्चर भी आ गई, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक तो ये, और दूसरा हिंदू सेल्फ प्राइड का एक मूवमेंट चल रहा है जिसमें मुस्लिम्स को आउटसाइडर के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है कि मुस्लिम जो है वो इन्वेड करके आए थे। तो इस तरीके से एडिटर जो हैं वो ये बार बार बोल रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं मिल बैठ करके निकाला जा सकता था। पर सवाल ये है कि क्या मिल बैठ कर बातचीत करने के लिए हिंदू और मुस्लिम्स रेडी हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल वाला सवाल है। इवन आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने भी, जब ये मुद्दा निकला था ना, राम मंदिर वाला जो मुद्दा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि राम मंदिर बनेगा और मॉस्क के लिए ज़मीन दे दी जाएगी तो वहाँ पर मॉस्क भी बन जाएगी, तो इस तरीके से एक सेटलमेंट निकाला गया था सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि आरएसएस के जो लीडर हैं इन्होंने भी ये बोल दिया कि हर जगह पे मस्जिद, हर जगह पे शिवलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो है। इवन इस पॉइंट पे भी इन्होंने एक तरीके से आरएसएस ने सिग्नल दिया था कि आरएसएस जो है वो ज्ञानवापी मॉस्क में या डिस्प्यूट में इस तरीके से दखलंदाजी नहीं करेगा। पर आगे वाला आर्टिकल हम देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि जिस तरीके से राइटर ने ये बताया है कि जब आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने ये स्टेटमेंट दिया था उस टाइम पर मुस्लिम कम्युनिटी ने बिल्कुल भी अकोमोडेट नहीं किया था, इनके स्टेटमेंट के ऊपर इनको साथ में लेने की बात भी नहीं की थी। साथ में 2019 में जब राम मंदिर का जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें साफ साफ ये कहा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के कि ये एक ऐसा लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे देश का जो सोशल फैब्रिक है, जिसमें हम सेक्युलर फीचर की बात भी करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्युलर फीचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेक्युलर फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर भी है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। अब देखो वाराणसी कोर्ट ने तो अपनी तरफ से एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है इस एक्ट की फ्रेमवर्क पे कि हाँ भाई ये एक्ट जो था ये तो केवल और केवल कन्वर्जन को रोकने के लिए था, वर्शिप के लिए तो आप अलाउ कर सकते हो, राइट। अब देखने वाली बात है कि क्या आउटकम निकल के आता है। तो ऐसे में
एक तो ऑलरेडी ये एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में अंडर पिटीशन है कि इसको रिव्यू किया जाए, कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू क्यों नहीं कर सकता जी, जब रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और दूसरा सवाल क्या है कि ये जो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991, ये सेक्युलर फीचर को प्रोटेक्ट करता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस तरीके से अब एक गजब का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब देखने वाली बात है कि इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है। अब ये ज्ञानवापी मॉस्क वाला मुद्दा है, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, और ये ऑलरेडी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिव्यू करने वाला केस है ऑलरेडी पिटीशन में लगा हुआ है। इन दोनों को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसाइड करता है या कुछ और, वो टाइम बताएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है नॉट बाय द लॉ, कंटेंट वही कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर फैजान मुस्तफ़ा जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। मुद्दा तो आपको पता ही है। हाँ, केस का नाम क्या है, जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया वो राखी सिंह एंड अदर्स, ठीक है। अब और आपको ये पता है सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ये देख ही रही है। अब यहाँ पर मुद्दा ये जो वाराणसी कोर्ट के द्वारा हाईलाइट किया गया वो ये कि हिंदू वुमेन जो है, 5 हिंदू वुमेन ने केस रजिस्टर किया है और उनकी डिमांड जो है वो कन्वर्जन के लिए नहीं है, वो है कि हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। साल में एक बार पूजा नहीं, हमें पूरे साल पूजा करने का अधिकार दिया जाए, इस तरीके की डिमांड है इस केस में। इसलिए कोर्ट ने ये बोल दिया कि ठीक है, सुनवाई करते हैं 22 सितंबर से। और कोर्ट ने ये भी बोला है कि सिविल प्रोसीजर कोर्ट 1908 का जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट है उसके हिसाब से हम मेरिट के बेस पे देखेंगे, ठीक है। अब देखो, ज्ञानवापी मॉस्क है, इसको शिव टेम्पल में कन्वर्जन का तो मुद्दा है ही नहीं, यहाँ पर तो केवल पूजा करने से लेकर मुद्दा है। अभी देखो, ये जो वर्डिक्ट आया है किसका, कि हियरिंग स्टार्ट कर देंगे वाराणसी कोर्ट के द्वारा, इस जजमेंट को चैलेंज किया जाएगा किसके द्वारा, मस्जिद अंजुमन कमेटी के द्वारा। अब वो मस्जिद अंजुमन कमेटी पहले हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता है ऑलरेडी मुद्दा चल ही रहा है रिव्यू करने का, ठीक है, वर्शिप एक्ट वाला, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाला। अब राइटर कुछ सवाल उठा रहे हैं कि हम एक राष्ट्र की तरह खुद को कंसिडर करते हैं, तो हम हमारे पास्ट से क्यों नहीं सीख सकते? क्या हमारे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जब भी कानून का, या फिर जब भी हम इस तरीके के इश्यूज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं? क्या लिटिगेशन ही एक ऐसा रास्ता है जहां पर अलग अलग फेद पर बेस्ड जो कम्युनिटीज हैं वो साथ में रह सकती है और उनका सॉल्यूशन केवल जुडिशरी निकालेगी? क्या हिंदू मुस्लिम्स जो काशी में रहते हैं, यहाँ पे वाराणसी में रहते हैं, वो बैठ करके बातचीत करके आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते थे? कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता था? क्योंकि लिटिगेशन में तो भाई सीधी सी बात है, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, और अगर मिल बैठ करके बातचीत करते तो एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। अब ये जो 5 पिटिशनर ने जो लगाया है पिटीशन कि भाई हमें श्रृंगार गौरी स्थल पे पूजा करने का किया जाए, और उसी मुद्दे को अब देखो, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था ये मुद्दा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा हमारे बजाय जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जज है वो ही डील कर ले, तो ठीक है। इसके बाद में फिर सुनवाई हुई, सुनवाई होने के बाद में अभी क्या कह दिया कि इस मुद्दे पर गौर किया जाएगा, ओके। फिर वही बात आगे बताई जा रही है कि 2019 में जब बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट आ गया था, राम मंदिर टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो जो वर्डिक्ट आ गया था, बोले उस वर्डिक्ट में आने के बाद में आरएसएस के द्वारा सीधा स्टेटमेंट दिया गया था कि बोले राम जन्मभूमि में हमारा इन्वॉल्वमेंट इसलिए जरूरी था क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ा एस्पेक्ट था हिस्टोरिकल रीजन को देख करके। और बाले ऐसे तो आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर कहीं ना कहीं शिवलिंग मिलेंगे आपको, तो हर जगह पे हर एक मॉस्क में आप शिवलिंग मत ढूंढो, इस तरीके की बात आरएसएस के द्वारा स्टेटमेंट में रिलीज की गई थी। पर वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि मुस्लिम लीडरशिप ने इस स्टेटमेंट को रिएक्ट किया, ना कि स्टेटमेंट को सही तरीके से कंसिडर किया। ये एक पॉइंट बन सकता था जहां पर एक कन्वर्जेंस निकल के आ जाती, पर वही है डिस्ट्रस्ट वाला माहौल जो बना हुआ है। फिर बात आती है कि सेटलमेंट जो है वो आसानी से निकल सकता था बिना कोर्ट में जाए, अब काशी और मथुरा का नाम आ रहा है तो यहां पर यहाँ के रेजिडेंट्स आराम से बैठ करके बातचीत कर सकते थे। मुस्लिम्स हैं वो भी बैठ जाते, हिंदूज हैं वो भी बैठ जाते, बातचीत करते, बीच का कोई रास्ता निकलता। क्योंकि ऑर्बिट्रेशन, अगेन वही बात आ रही है, ऑर्बिट्रेशन वो बीच का रास्ता निकालता है, मध्यस्थता। और यहां पर आप अगर लिटिगेशन करते हो तो भैया एक जीतेगा एक हारेगा, तो वो प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं आगे क्रिएट रहती, मतलब हमेशा मेंटेन रहती है। आज कोई एक कम्युनिटी के फेवर में वोट आ गया, फिर कल को ना किसी और कम्युनिटी के फेवर में वोट आ जाएगा, तो एक सोशल हार्मनी है ना,
वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है फिर इससे। ठीक है, राम मंदिर वाला मुद्दा हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, और ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। वही चीज़ें यहाँ पर राइटर रिपीट कर रहे हैं। फिर आगे बताया जा रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें तो इसका मेन काम क्या है कि ये प्रोहिबिट करता है किसी भी कन्वर्जन को। ये बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आया था उसी को रिकॉल कर रहे हैं, जो हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि हाँ भाई, इस एक्ट में कन्वर्जन या फिर जो कैरेक्टर है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, वो कैरेक्टर चेंज करने को रोकता है। पर सवाल ये है, वर्शिप करने को थोड़े ना रोकता है। बस यही मुद्दा यहाँ पर अभी हाईलाइट हो रहा है, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और राम मंदिर को तो एक्सक्लूड किया हुआ था इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में से। अब अभी जो ये सुनवाई हुई है वाराणसी कोर्ट में, इसमें देखो, एक तो यूपी काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट ऑफ 1983, इसका सेक्शन 4 क्लॉज 9 के अंडर में इस डिस्प्यूट को सुना गया। ठीक है, और आप देखोगे कि और इसमें ये देखने वाली बात है कि 1993 से पहले की बात करें तो वर्शिप जो है वो अलाउड थी। मतलब आप देख सकते हो आराम से पूजा वूजा चल रही थी। और वैसे देखा जाए तो वर्शिप कितने दिन अलाउड थी? चैत्र महीने में जो नवरात्रे आते हैं, वसंतिक नवरात्रे, उनका चौथा दिन जो होता है उस दिन। ठीक है, फिर बात इस मुद्दे को लेकर तो ये बात बोल दी, इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर के, यूपी का काशी विश्वनाथ एक्ट है ना, टेम्पल एक्ट 1983 इसका। फिर 1937 का एक जजमेंट है, उसमें फेवर किया गया था मॉस्क कमेटी को कि भाई उसमें जो है वो हिंदू पार्टी, मतलब जजमेंट जो था इस 1937 का आया हुआ है मॉस्क को लेकर के। ठीक है, जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं थे तो उस टाइम पर ये जजमेंट आया था कि मॉस्क कमेटी जो बोल रही है वो एकदम परफेक्ट बात बोल रही है। इसको यहाँ पर मॉस्क है तो मॉस्क के हिसाब से यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वर्शिप होनी चाहिए, या फिर जो भी नमाज पढ़ी जाती है वो होनी चाहिए। पर यहाँ पर मुद्दा ये आ गया, क्या उस पर्टिकुलर मुद्दे में हिंदूज का इन्वॉल्वमेंट था एक पार्टी के तौर पे? तो आंसर है नो। तो इस वजह से जजेस ने 1937 के जजमेंट को लेने से मना कर दिया, अभी ये जो लेटेस्ट वर्डिक्ट है उसमें। फिर बात आती है बाबर और औरंगजेब की। सवाल यह है, क्या इन दोनों में से किसी ने वक्फ बोर्ड बनाया था? आंसर है नो। तो जब वक्फ बोर्ड बनाने वालों में से इनका रोल ही नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो बाद में बने हैं, तो इस केस में नॉन मुस्लिम या स्ट्रेंजर्स की कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का अधिकार फिर वक्फ एक्ट के अंडर में नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के राइटर ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्ट्स हैं, चाहे वक्फ एक्ट हो, चाहे आप देख सकते हो ये काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट ऑफ 1983, यूपी का जो एक्ट है वो, ये इन पे जब रिसर्च होगी या जो पूरा एक गो थ्रू होगा ना, तब पता पड़ेगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी खुल के आ सकती हैं। ठीक है, एक पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है, क्योंकि लीगल बैटल है, एक जना जीतेगा एक हारेगा, सेटलमेंट तो होगा नहीं। तो एक जो आइडिया है, हम क्या कहते हैं, रिलीजियस हार्मनी होनी चाहिए, सोशल हार्मनी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी की हम बात करते हैं, वो चीज़ें ऐसे नहीं निकलेगी। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोट भी यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भाई इसका बीच का रास्ता ये है कि मस्जिद भी अपनी जगह पे चले और मंदिर भी अपनी जगह चले, और मंदिर के लिए प्लेस अलोकेट कर दी जाए। तो ये एक बीच का रास्ता निकल सकता था, पर वही चीज़ है कि एक्सट्रीमिटी में जाने के चक्कर में ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और ज़्यादा एग्जर्बेट हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में चाहे माइनॉरिटीज़ हो चाहे मेजॉरिटीज़ हो, एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो फिर एक कम्युनिटी जो डोमिनेट कर रही है वो आज दबाव लगाएगी, फिर कम्युनिटी कोई दूसरी डोमिनेट करेगी वो कल दबाव लगाएगी, ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स ही चलते रहेंगे, शांति से तो कुछ चलेगा ही नहीं फिर। तो ये इश्यूज आ रहे हैं टोटल। ठीक है, तो और बाकी देखते हैं क्या सुनवाई होती है क्या नहीं। जो भी हमें देखना था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो हमने देखा। नेक्स्ट है सेटबैक फॉर मॉस्को, आर्टिकल को लिखा है सिराजा मोहन जी ने। देखो, रशिया सामना कर रहा है यूक्रेन में, आपको पता, लगातार यूक्रेन जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, पर्टिकुलरली कौन सा एरिया? खार्किव वाला एरिया है। जैसे अगर यूक्रेन का हम मैप देखें तो इस तरीके से है कुछ, तो खार्किव वाला एरिया मतलब नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन में, जो कि रशिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो रशिया वहाँ से विड्रॉ कर रहा है, और रशिया का सोचना ये है कि डॉनबेस रीजन, मेन जो रीजन है जहाँ पर प्रो रशियन लोग रहते हैं, उस रीजन में कन्फाइन करना चाहता है रशिया अपनी पावर को, और डॉनबेस को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। वैसे तो रिपब्लिक के तौर पे डिक्लेयर कर ही दिया था जब ये वॉर शुरू हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर। अब सवाल यह है कि यूक्रेन को जो मोमेंटम मिला है, क्या
यहां पर यूक्रेन एक विनर के तौर पे निकल सकता है? अब इस चीज को लेकर के मेजर पावर्स को खुद की अपनी जियोपॉलिटिकल कैलकुलस को एक तरीके से रिव्यू करने की नौबत आ रही है, इवन इंडिया को भी, कि भाई सोचा तो ये था रशिया ने कि हाँ जी 3-4 दिन में खत्म कर देंगे पूरा मुद्दा जो है, बट यूक्रेन ने जिस तरीके से अब रिटेलिएशन दिखाया है वो सोचने वाली बात है। खार्किव वाले रीजन को फ्री करा लिया, मतलब विड्रॉ कर लिया, और पकड़ भी बना रहा है यूक्रेन अपनी लगातार, और डॉनबेस वाले रीजन में रशिया अपने आप को कन्फाइन करना चाह रहा है। यूक्रेन ने ये क्लेम किया है कि हमने 3000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो फ्री करवा लिया है, ठीक है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि 2014-15 में बहुत सारा एरिया रशिया ने जो कंट्रोल किया था उसको भी हमने फ्री करा लिया, और क्रीमिया पर अब नजर है, जो कि क्रीमिया पर भी हमारी नजर है, जो कि रशिया ने 2014 में एक तरीके से एग्रेशन से के बेसिस पे यूक्रेन से छीन लिया था। अब देखने वाली बात यह है कि मोमेंटम क्या ये कंटिन्यू चलेगा कि नहीं, ये तो बताएगा वक्त। पर जो एक सिचुएशन निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि रशिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिसकैलकुलेटेड मैनर में एग्रेशन दिखा चुका है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना इसीलिए करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि रशिया ने जब से अटैक किया हो तब इस तरीके की न्यूज़ आई हो, पहले भी हुआ है। रशिया ने सबसे पहले मिसकैलकुलेशन तो ये की थी, आज के 7 महीने पहले की बात है, जब यूक्रेन पे अटैक किया था कि जी 7 महीने मतलब हाँ लगभग 7 महीने, फरवरी में तो किया ही था, ठीक है, कि यूक्रेन जो है वो 3 दिन में घुटने टेक देगा। पर वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपनी एक जो स्टडनेस है ना वो दिखाई, बंदे ने बिल्कुल भी यूं नहीं सोचा कि जो होगा वो देखा जाएगा। और एक चीज़ है, ज़मीन के टुकड़े कभी भी राष्ट्र नहीं होते हैं, राष्ट्र होते हैं वहाँ के लोग, समझ गए। अब चाहे यूक्रेन में कितना ही ज़्यादा डिजास्टर आ चुकी हो, ठीक है, टूट फूट कितनी हो गई हो, पूरी बिल्डिंग्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ खत्म कर दिया, पर वहाँ के लोगों के दिमाग में जो था वो जो चीज़ थी ना, उसी चीज़ ने यूक्रेन को बचाया है, और वो तो फिर से उठ खड़े हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, समस्या इतनी सी है कि जो कुछ उन्होंने बहुत मेहनत करके तैयार किया था वो बर्बाद हो गया, पर इसका मतलब ये थोड़े ना कि उनकी जील, उनकी जो विल पावर है वो खत्म हो गई। तो बस वही रशिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि रशिया ने जब अटैक किया तो रशिया के लोगों ने भी पुतिन के खिलाफ में आवाज़ें उठाई थी, यूक्रेन तो डेफिनेटली आवाज़ उठाता ही, बट यूक्रेन के सारे लोगों ने, छोटे से लेकर बड़ा, चाहे लड़की हो लड़का हो, सब ने मिलकर के फिर फाइट की है ये। तो उसका फ़ायदा क्या मिल रहा है कि यूक्रेन अब रिक्लेम कर रहा है अपने खोए हुए जितने भी एरियाज थे उनको, ठीक है। इसके अलावा देखो, अब यहाँ पर डिमांड ये हो रही है, पहले तो ये था कि भाई रशिया के साथ में नेगोशिएट कर लेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी रशिया अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है वहाँ पर रख ले, पर अब तो जिस तरीके से रशिया विड्रॉ कर रहा है, बैकफुट पे जा रहा है, उस तरीके से अब तो कंप्लीट रशियन विड्रॉल की डिमांड होने लग गई। जैसे मैं बता चुका हूँ कि अब तो क्रीमिया भी फ्री चाहिए, ठीक है। और पुतिन ने जिस तरीके से अभी अटैक किया है उसके लिए अब यूक्रेन की तरफ से क्या डिमांड हो रही है, रिपेरेशन, दैट मीन्स जो भी डैमेज हुआ है ना वॉर में वो हमें दो, और दूसरा जितनी भी टेरिटरी आपने कैप्चर की है वो टेरिटरी फ्री करो। इस तरीके की डिमांड अब यूक्रेन की तरफ से हाईलाइट की जा रही है। नहीं तो पहले तो क्या था, एक सेटलमेंट करने के ऊपर दिमाग लगा रहा था यूक्रेन कि चलो ठीक है हमें कैसे भी शांति स्थापित करनी है, पर रशिया नहीं माना, लड़ाई कंटिन्यू रही। अब रशिया विड्रॉ कर रहा है तो यूक्रेन अग्रेशन दिखा रहा है कि हमें तो पूरा यूक्रेन फ्री चाहिए, और ऐसा करेंगे भी क्यों नहीं भाई, उनकी खुद की ज़मीन है। अब देखो ये जो जितनी इक्वेशन तैयार हुई है, जो अभी यूक्रेन वॉर को लेकर के हमने बातें की, इनमें देखो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं जो वर्ल्ड कम्युनिटी को इंक्लूडिंग इंडिया समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट अगर देखें तो जो डिबेट चल रहा है मॉस्को में, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, ठीक है ना। पहले तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था पुतिन ने जब इन्वेड किया, अब तो वो लोग भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं जिन लोगों ने अटैक को प्रोमोट किया था, कि भाई प्रोमोट किया था कि हाँ भाई यूक्रेन को सबक सिखाना चाहिए। अब तो वो लोग भी पुतिन के खिलाफ आवाज़ उठाने लग गए कि भाई आप लोग, आपने क्या सोच करके, किन कैलकुलेशंस के बेसिस पे अटैक डिसाइड किया था। तो एक तो ये पॉइंट आ रहा है कि वहाँ के खुद के लोग ही पुतिन के फेवर में नहीं है, अच्छे से मुखर होकर के, मतलब ओपनली वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है कि पुतिन जो है वो रशियन मिलिट्री की स्ट्रेटेजी को लेकर के दोबारा से सोचने की बात कर रहे हैं कि भाई डॉनबेस वाले एरिया में हमें ज़्यादा पकड़ बना करके रखनी है, बजाय कि खार्किव या दूसरा जो एरिया है यूक्रेन का वो। तो सवाल ये है कि अभी की जो पॉलिसी थी उसका फिर क्या बेसिस था, आपने कितने रशियन सोल्जर्स को मरवा दिया,
सीधी सी बात है ना, पुतिन की एक डिसीजन के बेसिस पे कितने लोगों की जान गई। यूक्रेन वाले तो मरे जो मरे, बट रशियंस खुद भी मर गए। और कितना जो एक लॉस का सामना करना पड़ा, चाहे इक्विपमेंट हो या फिर जो सैंक्शंस लगाए हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने, वो देखा जाए तो कितना नुकसान हुआ है। और न्यूक्लियर वेपन का मुद्दा और हाईलाइट रहता है। अब सवाल यह है कि पुतिन क्या करना चाहते हैं, ये भी एक चीज देखने वाली बात है, क्योंकि फेस ऑफ का पॉइंट तो बनेगा, क्योंकि ये प्रेस्टीज पॉइंट बन जाते हैं जब एक बार लड़ाई हो जाती है, और फिर वहां से विड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। कम से कम ये जो बड़ी पावर्स अपने आप को जो सुपर पावर के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहती है इंटरनेशनल सिनेरियो में। तीसरा इश्यू यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा है कि मिलिट्री सेटबैक जो है वो फिर सीधा असर डालेगा कि रशिया जहां जहां पर भी अपनी इन्फ्लुएंस बना करके बैठा है वहां पर उसकी असर पड़ेगी कि नहीं। भाई यूक्रेन पर आपने अटैक किया था अपनी पकड़ बनाने के लिए, बट यूक्रेन तो रिटेलिएट कर रहा है, इसका मतलब रशिया की पकड़ है वो कमजोर है। अब ऐसे में तो बेलारूस जैसे जो कंट्रीज है जहां पर वहां के जो प्रेसिडेंट हैं बेलारूस के, उन्होंने पुतिन को सपोर्ट करने के चक्कर में अपने ही जो पॉलिटिशियन थे या फिर जो भी प्रोटेस्टर्स थे कि हाँ जी आप पुतिन को सपोर्ट मत करो, गलत कर रहा है रशिया जो कुछ भी कर रहा है, उनको सप्रेस कर दिया। अब सवाल ये है कि रशिया खुद विड्रॉ कर रहा है तो बेलारूस के प्रेसिडेंट के खिलाफ में आवाज और ज्यादा मुखर होकर नहीं आएगी, तो यूरेशियन रीजन में रशिया की पकड़ पर कोई इसका डेंट नहीं जाएगा। इसके आगे देखें, ये देखो ये है अलेक्सेंद्र लुकाशेंको, तो ओपोजिशन है, सीधी सी बात है वो उनके पीछे पड़ जाएगी। चौथा पॉइंट, पुतिन जो है वो इस चीज को लेकर के दिमाग में चल रहे थे कि हाँ जी भाई नेचुरल गैस सप्लाई रशिया से होती है और यूरोप जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, रशिया पे। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से यूक्रेन पर अटैक रशिया ने किया तो रशिया को ये लग रहा था कि जी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये लोग हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, पर वो तो एक साथ इकट्ठे हो गए। उन्होंने रशिया पे सैंक्शंस भी लगाए, रशिया से एनर्जी खरीदनी भी बंद कर दी। एक पॉपुलर डिसकंटेंट नज़र आया, मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ थी कि रशिया ने जो भी अटैक किया वो बिल्कुल गलत था। अब सवाल यह है कि रशिया इस केस में अगर विड्रॉ कर रहा है तो क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट और ज़्यादा नहीं भेजेंगे? क्या यूएस यूक्रेन को सपोर्ट नहीं देगा, हेल्प नहीं भेजेगा कि भाई आप अपनी तरफ से पावरफुली लड़ाई कर रहे हो, अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, तो आपको हम सपोर्ट देते हैं, आप अपनी सॉवरेनिटी को बिल्कुल प्रोटेक्ट करो। तो उस केस में रशिया कहाँ से मैनेज करेगा? ठीक है, एक ये चीज हो गई। फिर चाइना की बात कर लें। चाइना और रशिया के बीच में एक अनाउंसमेंट होता है, अलायंस विदाउट लिमिट्स, नो फॉरबिडन एरियाज, कि हर एक एरिया में दोनों मिलकर के कोलैबोरेशन में काम करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, मिलिट्री हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो उस पॉइंट पर अब सवाल ये आता है कि बीजिंग ने क्या पूरा खुल के सपोर्ट दिया मॉस्को को? एक जो सपोर्ट मिलना चाहिए, मटेरियल सपोर्ट, उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है चाइना की तरफ से। ठीक है, अब ये बात है कि इसका असर, रशिया अगर हारता है तो इसका असर देखो चाइना रशिया रिलेशंस में भी पड़ेगा, और साथ में इसका इम्पैक्ट यूएसए की जो प्रेजेंस है, यूएसए की जो पकड़ है उस पर भी पड़ेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, चाइना रशिया रिलेशंस के चलते ही रशिया ने ये जो मिसकैलकुलेटेड ऑफेंस है वो कर दिया। अब वो ऑफेंस है वो सेल्फ डिफीटिंग कंसिडर हो रहा है, सेल्फ डिफीटिंग साबित हो रहा है। तो उस तरीके से अब यूरेशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं उनकी क्या पकड़ बनती है वो भी देखने वाली बात है। तो इस तरीके से 5 पॉइंट्स हैं, ये पांचों पॉइंट हमें अलर्ट करते हैं कि जी हमें अब बहुत कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कुछ जगह ऐसी रहेगी जहां पर आप कंफर्टेबली बातचीत कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है समरकंड में, तो वहां पर तो इंडिया कंफर्टेबली बातचीत कर पाएगा। पर जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में इसी सितंबर में, आपको पता है जनरल असेंबली की समिट होती है यूनाइटेड नेशन की, तो उस टाइम पर हमें हमारे हिसाब से एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स तैयार करने की जरूरत है। पर एक चीज ध्यान रखना, हमने एकदम न्यूट्रल स्टैंड रखा था, ना तो रशिया को क्रिटिसाइज किया, ना यूक्रेन की तरफ, ना हमने रशिया को सपोर्ट किया। हम एकदम न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल रहने के पीछे क्या था? लड़ाई कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है तो दोनों को बैठ कर बातचीत ही करनी चाहिए। इस केस में बोलने वाले तो ये बोलते हैं कि इंडिया बिल्कुल एक दीवार पर बैठी हुई बिल्ली है, वो ये देखती है कि हाँ जी क्या फेवर चल रहा है। और इंडियन ब्यूरोक्रेसी के लिए भी यही बोला जाता है। एआरसी की रिपोर्ट पढ़ना आप कभी, एआरसी सेकंड की जो रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसमें भी यही बताया हुआ है कि बस एक खड़ी हुई दीवार है, दीवार पे एक बिल्ली की तरह बस नज़र ताकते रहते हैं कि किधर सेफ हो उधर ही जंप कर जाते हैं। बस ऐसा नहीं है, हमने वो काम किया जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था।
ठीक है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो जो स्टेटमेंट्स हम देखते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के, वो साफ साफ बोलते हैं कि भाई एनर्जी डिपेंडेंसी हमने अगर रशिया पे अगर की है राइज, तो वो हमारी मजबूरी थी भाई, हमारे लोगों को मरने के लिए थोड़ा ना छोड़ दें, वो सारी चीज़ें हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इफेक्टिव रिस्पॉन्स तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन जो सोची गई थी या फिर जो एक्सपेक्टेड थी, सोची तो क्या गई, एक्सपेक्टेड थी कि ऐसा हो रहा है, उससे तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो अभी देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में, जब से यूक्रेन ने ये क्लेम किया है और रशिया ने भी एक्नॉलेज किया है कि हाँ वाकई में हम खार्किव वाले रीजन से, नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन से हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो अभी क्रिएट हो रहा है। अब देखने वाली बात है क्या आउटकम होता है। अभी ये क्लियर कट नहीं है कि हाँ जी रशिया हार गया, यूक्रेन जीत गया है, कुछ और। ठीक है ना, आगे चलता है। सॉरी, डिस्कशन में इतना ही था हमारे लिए। आर्टिकल यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।